हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं हूं वैभव गुप्ता और आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा 11th क्लास का फिजिक्स। फिजिक्स को शुरू करने से पहले 11th और 12th में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, हम उन सारी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। और यही सारी चीज़ें हमारे NCERT के चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे NCERT का फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमें कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर वहां से हमें यह पता चलेगा कि हमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं, हम समझते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड क्या है? फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड क्या है समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं क्या क्या साइंस की शुरुआत कहां से। सबसे पहली चीज जो आई थी ना, वो था साइंस। क्या बोला गया? साइंस। क्या होता है साइंस, ये चीज बताइए। ये जो साइंस है ये एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसको लैटिन के अंदर बोला जाता था साइंटिस्टिया। क्या बोला जाता था? साइंटिया। इसको लैटिन के अंदर बोला जाता था साइंटिया। वहां से सबसे पहले पता चला काय के बारे में, साइंस के बारे में। और इसका मतलब क्या दिया गया था? साइंटिया का मतलब था टू नो, मतलब जानना, कि किसी चीज के बारे में जानना था। काय का मतलब साइंस के बारे में। और इससे जो साइंस की ब्रांच बनी, अलग अलग ब्रांचेस में साइंस विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया। और वहां से हमने जो ये साइंस देखा है फिजिक्स का, ये काय की स्टडी थी? ये नेचर की स्टडी थी। तो इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया नेचुरल साइंस। क्या बोला गया इसको? नेचुरल साइंस। तो हमारा जो साइंस आता है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ेंगे, वो क्या है? नेचुरल साइंस के अंदर आता है। तो ये तो मैंने सबसे पहले की सबसे पुरानी बात जानी कि कहां से फिजिक्स की शुरुआत हुई थी, इसकी जड़ क्या थी। तो सबसे पहले वर्ड आया, लैटिन वर्ड मिला साइंटिया, वहां से पूरी जड़ मिली हमें काय की? फिजिक्स की। तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है साइंस के बारे में। नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, अच्छे से कॉपी के अंदर सारी चीजों को नोट डाउन करते चलेंगे, जिससे एग्जाम के टाइम पे आपके पास लिखा हुआ रहेगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। पॉज कर लेंगे एक बार और साथ साथ में लिखते जाएंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो हटा दे, हटा रहे। अब आता है इसके बाद आता है पहला वाला जो सवाल बनता है, व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? क्या है फिजिक्स? क्या है फिजिक्स? तो फिजिक्स क्या था? फिजिक्स को सबसे पहले ये जो वर्ड चुराया गया, चुराया नहीं बोलेंगे, लिया गया, बनाया गया, ये बोल सकते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड बनाया। कौन सा वर्ड था? ग्रीक वर्ड। ग्रीक में फिजिक्स को जो नाम दिया था, इसको बोला था फ्यूसिस। क्या बोला था? फ्यूसिस। इसको ग्रीक में क्या बोला था? फ्यूसिस। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता था, इस तरीके से लिखा जाता था, उसका मतलब होता था फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब होता था स्टडी ऑफ नेचर। काय की स्टडी?
स्टडी ऑफ नेचर या फिर नेचर। क्या बोला गया था वहां से इसको? नेचर। इसके बाद संस्कृत में, संस्कृत के अंदर इसका नाम दिया गया, संस्कृत के अंदर भी इसका नाम दिया गया। संस्कृत में इसको नाम दिया गया भौतिकी। क्या दिया गया इसको नाम? भौतिकी। भौतिकी का मतलब क्या था? स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। काय की स्टडी? स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, मतलब प्रकृति की पढ़ाई करना, उसके बारे में जानना, उसको समझना, क्या था? भौतिकी। और उसको बोला गया फिजिक्स। हिंदी में इसको बोला जाता है भौतिक विज्ञान। तो ये वर्ड कहां से लिया गया? संस्कृत से लिया गया। और ग्रीक में इसको बोला गया फ्यूसिस। उसका भी मतलब क्या था? नेचर। तो बात ये आती है, क्या था फिजिक्स? तो जितना बोले अपन उतना कम है इसके बारे में। लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और भी चीजें। हटा दें इसको, हटा दें, पॉज कर लेंगे लिखने के लिए। हटा रहे हैं। तो थोड़ा और जानते हैं हम, थोड़ा और समझते हैं चीजों के बारे में। अगला जो आता है, क्या बोलूं मैं फिजिक्स के बारे में? तो क्या है फिजिक्स? दिन का होना रात का होने में है फिजिक्स। ठंड का लगना गर्मी का महसूस होने में है फिजिक्स। इन वादियों का दिखना, इन कलर्स का दिखना, इन हवाओं का चलना, इन बादलों का गरजना, इन बादलों का बरसने में है फिजिक्स। आवाज का सुनाई देना और किसी भी प्रकार का हमें दृश्य दिखाई देना, सब कुछ है फिजिक्स। एवरीथिंग इज फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में तो जितना बोलूंगा मैं फिर उतना कम है। एक लाइन में, कुछ वर्ड्स में, कुछ पैराग्राफ में इसको नहीं बता सकते। फिजिक्स इतना इमेंस है, इतना डीप है कि उसको पढ़ते जाओ तो भी कम। इन्फिनिटी, अनंत है। तो क्या है, क्या बोलेंगे हम? द रिपीटेशन ऑफ डे एंड नाइट, heating and cooling the tides, the volcanoes, vision of light, vision of color, light, vision of color, light, hearing of sound, dash, everything is फिजिक्स। सब कुछ है फिजिक्स। इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, इस यूनिवर्स में जो जाना है फिजिक्स की बदौलत जाना है। जिन टेक्नोलॉजीज में हम रह रहे हैं, फिजिक्स की बदौलत इस टेक्नोलॉजी में हम रह रहे हैं। तो इसको डिफाइन करना एक लाइन में असंभव है। लिखेंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी बातें हम जानेंगे अगली। नोट कर लेंगे इसको।
चलो आगे बढ़ रहे हैं, हटा रहे हैं यहां से, फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। अब बात करेंगे हम स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप कहां से कहां तक है, हम इसके अंदर जानेंगे क्या क्या पढ़ना है हमें 11th में और 12th में। इसके अंदर हम जानेंगे कहां तक हमें पढ़ना है 11th में और 12th में, हम क्या क्या पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। तो स्कोप इसका जो स्कोप है दो भागों में डिवाइड, दो पार्ट के अंदर बांटा गया है। पहला है मैक्रोफिजिक्स। क्या है? मैक्रोफिजिक्स या फिर मैक्रोस्कोपिक, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक। इसको बोला जाता है क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोला जाता है इसको? क्लासिकल फिजिक्स, इसके अंदर आता है। दूसरा पार्ट आता है इसका माइक्रोस्कोपिक। इसको बोला जाता है क्वांटम फिजिक्स। क्या आता है दूसरा? क्वांटम फिजिक्स। ये जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है 11th और 12th में मैक्सिमम पार्ट हमें मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, जिसमें बड़े ऑब्जेक्ट, बड़े पार्टिकल्स की बात हम करेंगे, वही पढ़ना है। और ये माइक्रोस्कोपिक और क्वांटम फिजिक्स अभी कुछ ही समय पहले की ही है, तो इसके अंदर ज्यादा कुछ अभी हमें नहीं पढ़ना है। अभी इन चीजों के बारे में और डीप में जाना जा रहा है, साइंटिस्ट जान रहे हैं, उसके बाद हमें इसकी आगे थ्योरीज पढ़ने को मिलेगी। तो अभी हम मेन जानेंगे इसके बारे में, और 12th में आएगा एक मॉडर्न फिजिक्स के नाम से चैप्टर्स। तो ये लिखे, फिर अपन इसके चैप्टर्स की बात करते हैं, किन किन के अंदर डिवाइड हुआ है। तो चलो देख लेते हैं। पहला तो ये इसका जो पार्ट है डिवाइड, पहला पार्ट तो है इसका मैकेनिक्स। दूसरा पार्ट है इसका इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। तीसरा पार्ट है इसका ऑप्टिक्स। और चौथा पार्ट है इसका थर्मोडायनेमिक्स। 4 भागों में इसे डिवाइड है। और ये वाला पार्ट है, मतलब इसमें का एक स्टडी करना है। इसमें हमें स्टडी करेंगे हम एटम्स के बारे में, छोटे छोटे पार्टिकल मतलब न्यूक्लियाई के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं बिल्कुल ही बारीक, उनकी बात होगी क्वांटम फिजिक्स के अंदर। तो चलो अब इनकी ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। एक बार ये लिख लेंगे तो हटा दूंगा मैं बोर्ड पे। तो फिर मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, और थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हटा रहे हैं ये। तो क्लासिकल जो फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स, इसके अंदर ये 4 पार्ट है। सबसे पहला मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, पार्टिकल्स हो, एक्सेट्रा। फिर फोर्सेस के बारे में जानेंगे हम। फिर उसके बाद फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, उनके मोशन के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम
साउंड की वेव्स के बारे में समझेंगे, साउंड की वेव्स को समझेंगे हम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनसे सारी चीजें रिलेटेड, मतलब मोशन से रिलेटेड जो भी बातें होगी सारी बातें काय में करेंगे हम, मैकेनिक्स में, बड़े पार्टिकल के मोशन की। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात होती है चार्जेस की, चार्जेस की। फिर करंट के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 10th में पढ़ के जो आते हैं हम, ये 10th में पढ़ के आते हैं हम। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ये सारी चीजें हम काय के अंदर पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे काय के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ काय की स्टडी, लाइट के बारे में जानेंगे हम, काय के बारे में जानेंगे, 10th में पढ़ के आए हैं आप, रिफ्लेक्शन। काय के बारे में जानेंगे हम, 10th में पढ़ के आए हैं आप, लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर मिरर, मिरर याद है, लेंस, प्रिज्म, ह्यूमन आई, एक्सेट्रा। इन सारी चीजों की बात होती है कौन सी ब्रांच में, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और आखिरी पार्ट जो इसका है, आखिरी पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स। बहुत अच्छी ब्रांच है, आसान ब्रांच। थर्मोडायनेमिक्स में काय की स्टडी, हीट की स्टडी, हीट के बारे में हम जानेंगे। टेम्परेचर के बारे में हम समझेंगे, टेम्परेचर क्या होता है। हम कूलर्स को समझेंगे कि कूलर वगैरह को कैसे वर्क करते हैं। जो हीट इंजन्स होते हैं, हीट इंजन के बारे में हम समझेंगे, हीट इंजन कैसे वर्क करते हैं, हीट इंजन कैसे वर्क करते हैं, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करते हैं। इन सारे चीजों से रिलेटेड बात काय के अंदर होगी, थर्मोडायनेमिक्स। मतलब हीट से बात, हीट से रिलेटेड बात, टेम्परेचर से रिलेटेड बात, हीट इंजन कैसे वर्क करते हैं, ये टोटल जो बातें होगी हम काय में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो लिखी है हमारे 2 साल की फिजिक्स, और एक था क्वांटम फिजिक्स जिसमें हम पढ़ते थे कौन सा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। एक वो जो क्वांटम फिजिक्स थी, यहां पे लिख देता हूं मैं, उसके अंदर हम क्या पढ़ते थे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते थे, मॉडर्न फिजिक्स, ये आखिरी चैप्टर। तो ये हमारी 2 साल की फिजिक्स हमें 2 साल में पढ़ना है, जिसमें हम 11th में पढ़ेंगे एक तो मैकेनिक्स वाला पार्ट, और एक पार्ट हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ये वाली सारी रिलेटेड स्टडी हम करेंगे काय में, 11th के अंदर, और ये वाली स्टडी करेंगे हम काय के अंदर, 11th के अंदर, और ये दोनों स्टडी हम काय के अंदर करेंगे, 12th के अंदर। तो समझ गए। तो ये तो हमने सीखा हमें 11th और 12th में क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो हमें ये 2 साल का हमारा फिजिक्स का सिलेबस है, नोट कर लेंगे सारी चीजों को, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो हटा रहे हैं यहां पे से, बोर्ड पे से हटा रहे हैं। हाँ चलो हट गए, बढ़ते हैं अब आगे थोड़ा सा। अब अगला जो टॉपिक आता है क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स कहां से कहां तक है भैया, स्कोप ऑफ फिजिक्स कहां से कहां तक है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज फ्रॉम, कहां से कहां तक, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। तो ये बोल सकता हूं मैं
10 की पावर -14 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से लेकर तो 10 की पावर, एक तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से लेकर 10 की पावर 26 मीटर, कहां पे, लेंथ ऑफ गैलेक्सी, यहां तक है फिजिक्स। मतलब छोटी सी रेडियस से पूरी गैलेक्सी तक है फिजिक्स। फिर 10 की पावर, ये तो न्यूक्लियस की रेडियस की बात है। अगर मैं मास में बोलूं तो 10 की पावर -30 kg, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर तो कहां तक, 10 की पावर 55 kg, 10 की पावर 55 kg मास ऑफ यूनिवर्स का मास, यहां तक है फिजिक्स। मतलब एक छोटे से इलेक्ट्रॉन, एक छोटे से न्यूक्लियस से लेके तो पूरे ब्रह्मांड तक को जानना है, क्या है फिजिक्स। उसकी लंबाई को, उसकी गहराई को, उसकी डीपनेस को जानना है फिजिक्स। इसीलिए बोला था मैंने, एवरीथिंग इज फिजिक्स, और सारी चीजों के जवाब है किसके पास में, फिजिक्स के पास। लिख लेंगे, बढ़ते हैं फिर आगे, बढ़ेंगे आगे। चलो हटा रहे हैं इसको। अब पढ़ेंगे हम एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। मतलब क्या क्या बताना चाहता है, क्या है। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स मतलब क्या समझाना चाह रहे। पहला तो कुछ बेसिक लॉज एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन वेरियस सर्टेन फिनोमिना। कुछ बेसिक लॉज, कुछ लॉज ने बहुत सारे फिनोमिनाज, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ फिनोमिना, कॉन्सेप्ट को समझाते। दूसरी चीज, फिजिक्स का एप्लीकेशन यूज का होती है, इज यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज में यूज करते हैं फिजिक्स। इज यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। तीसरा, फिजिक्स गिव्स जनरेशन टू न्यू टेक्नोलॉजी। ये क्या देता है, फ्यूचर की नई टेक्नोलॉजी को क्या देता है, ये जन्म देता है फिजिक्स। तो इनके लॉज, इनके कॉन्सेप्ट्स हम आगे लेकर जाते जा रहे हैं। हमने जो चीज बनाई है वो फिजिक्स के बदौलत ही बनाई है किसी ना किसी रूप में। रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी मशीन्स को यूज कर रहे हैं, जिनने हमारा वर्कलोड कम किया है, जिनने हमारे काम को आसान किया है, सब कुछ किसकी देन है, फिजिक्स की देन है। उसी को बोलेंगे हम एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। लिख लेंगे, नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर हम थोड़ा और पढ़ेंगे, हम फोर्सेस के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लिख लेंगे यहां तक। चलो,
इसके बाद हम जानते हैं फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी में क्या योगदान दिया। फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, टेक्नोलॉजी और साइंस में फिजिक्स का क्या योगदान रहा। टेक्नोलॉजी और साइंस में फिजिक्स का क्या योगदान रहा यार। फिजिक्स ने हमें सिखाया, काय के बारे में बताया, हमें बताया थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। काय के बारे में बताया, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया तो थर्मोडायनेमिक्स से हमने क्या इंप्रूव करा, हमने इंप्रूव करे हमारे स्टीम इंजन। क्या इंप्रूव करे, स्टीम इंजन को हमने क्या करा, इंप्रूव करा। पहले जो ट्रेन गाड़ी वगैरह जो चलती थी वो स्टीम इंजन पे चलती थी, हमने थर्मोडायनेमिक्स को समझा फिजिक्स के बदौलत, उसकी एफिशिएंसी और बढ़ाई, उसको और हमने क्या करा, आगे बढ़ाया। इंडस्ट्रीज के अंदर जो कोयलों पे चलती थी हमने उसको आगे बढ़ाया, जिससे हमारा क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके बाद टेक्नोलॉजी ने कैसे नई फिजिक्स को जन्म दिया। टेक्नोलॉजी ने कैसे नई फिजिक्स को जन्म दिया। टेक्नोलॉजी gives rise to न्यू फिजिक्स। नई फिजिक्स को कैसे जन्म दिया टेक्नोलॉजी ने। तो फिजिक्स से तो हमने थर्मोडायनेमिक्स सीखा, थर्मोडायनेमिक्स को इंप्रूव करा स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन से क्या आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। अब टेक्नोलॉजीज ने कैसे फिजिक्स को, नई फिजिक्स को क्या दिया, जन्म दिया। हमने इंप्रूवमेंट हुआ, जो इंप्रूवमेंट हुआ काय के अंदर, स्टीम इंजन्स के अंदर, टेक्नोलॉजी ने जो इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है ना। मतलब इंप्रूवमेंट हुआ कैसे, कैसे इंप्रूवमेंट हुआ, हाउ इंप्रूवमेंट इन हीट इंजन्स। हीट इंजन में कैसे इंप्रूवमेंट हुआ, कैसे हीट इंजन के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ, जिसने हमें स्टडी दी काय के बारे में और सिखाया, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी ने हमें क्या दिया, और आगे तक बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया, और आगे तक बढ़ाया। फिजिक्स ने किस प्रकार से, फिजिक्स गिव्स राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। कैसे फिजिक्स ने न्यू टेक्नोलॉजी में हमारी मदद करी, हमें देने में। समझते हैं ना ये बात भी हम। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को जो मर्ज करा ना, काय को इलेक्ट्रिसिटी को मर्ज करा और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को जो मर्ज करा, तो उससे क्या हुआ, मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को मर्ज करा, उससे क्या हुआ, इससे हमने वायरलेस कम्युनिकेशन सीख लिया। कैसा कम्युनिकेशन सीख लिया, वायरलेस कम्युनिकेशन हमने क्या करा, सीख लिया। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से हमने हमारी नई टेक्नोलॉजी को क्या करा, जन्म दिया। हमने सिलिकॉन प्लेट्स की मदद से, सेमीकंडक्टर की मदद से हमने क्या बनाए, प्लेट्स बनाए, जिससे हमने पहले के समय पे जो कंप्यूटर, जो बड़े बड़े सिस्टम्स होते थे, उसको एक मोबाइल जैसे छोटी सी स्क्रीन के ऊपर, प्लेट के ऊपर रख दिया। काय की मदद से, सेमीकंडक्टर की मदद से, फिजिक्स की मदद से, मॉडर्न फिजिक्स की मदद से हमने क्या करा, कंप्यूटर के अंदर रिवॉल्यूशन करा। तो मतलब ये सारा रिवॉल्यूशन किसके कारण हुआ, फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी में योगदान दिया। और टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ी, फिजिक्स के कारण। जैसे एग्जांपल दिया आपको थर्मोडायनेमिक्स का, नोट करेंगे। ये अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कैसे टेक्नोलॉजी से
ने आगे बढ़ाया, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया, हमें फिजिक्स ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो सारी चीजों की बातें जुड़ी है तो कैसे जुड़ी है? फिजिक्स से जुड़ी है। लिखेंगे इसको, बढ़ते हैं फिर आगे। चलो हटा रहे हैं इसको, अब हम हटा रहे हैं। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फोर्सेस इन नेचर, कितने फोर्स होते हैं नेचर के अंदर, जो बेसिक, जो जनरल फंडामेंटल है। सबसे पहला तो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। फिर आता है वीक या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहला जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी दो बॉडी इस अर्थ, इस यूनिवर्स के ऊपर है, सभी के बीच में एक फोर्स लगता है, ग्रहत आकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है हर बॉडीज के बीच में लगता है। कोई भी दो बॉडी है, एक m1 है, दूसरी दूरी है r, उनके बीच में एक बॉडी है m2, तो सभी बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। सबसे कौन सा फोर्स होता है? वीकेस्ट फोर्स होता है। सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है। सबसे वीकेस्ट, सबसे लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है। अर्थ के ऊपर या जो भी सोलर सिस्टम के अंदर, हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो भी घूम रहे सभी ग्रेविटेशनल फोर्स का उनके अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। होता क्या है? F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करिए, ठीक है ना। R क्या है? दूरी। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये दो मास का प्रोडक्ट। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये जो फोर्स है ये चार्जेस के बीच में लगता है। किन के बीच में लगता है? चार्जेस के बीच में। एक पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, दूरी है दोनों के बीच में r, तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो कोई छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर लगते हैं, तो ये कैसा फोर्स होता है? ये लॉन्ग रेंज का तो होता है, लॉन्ग रेंज का होता है, और क्या होता है? वीक होता है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है न्यूक्लियर के कंपैरिजन, पर ग्रेविटेशनल के कंपैरिजन में कैसा फोर्स होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तीसरा नंबर पर आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे मजबूत फोर्स वो होता है न्यूक्लियस के अंदर लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, सबसे मजबूत फोर्स जो उस न्यूक्लियस को बांध के रखता है दुनिया में, वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कैसा? शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। कैसी होती है इसकी रेंज? शॉर्ट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और चौथे नंबर पे आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये जब बीटा एमिशन होता है, कौन सा? बीटा एमिशन,
या फिर अल्फा एमिशन, इस प्रकार के जो एमिशंस होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कब? जब रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, भारी न्यूक्लियर, कोई हेवी न्यूक्लियस ब्लास्ट होती है या फिर उनकी रिएक्शंस होती है, फ्यूजन की रिएक्शंस होती है, तब जो उनमें डीके होते हैं, इस प्रकार के एमिशन पार्टिकल्स निकलते हैं रेडियो एक्टिव, तो वो फोर्स उस समय जो होता है वो कौन सा फोर्स बनता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये कैसी? ये भी शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। इसकी जो रेंज होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, ये 10 की पावर -15, इसकी और कम 10 की पावर कितनी होती है? -16 अराउंड अप्रोक्सीमेटली। अब ये जो होते हैं इन चारों में से जो सबसे मजबूत, सबसे पहले नंबर पे आता है ना, वो आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। कौन सा आता है बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। जो दूसरे नंबर पे आता है, फिर दूसरे नंबर पे आता है वो फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे लास्ट में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबसे कमजोर फोर्स है। सबसे क्या है? कमजोर फोर्स है। इस दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे कम रेंज इसकी होती है, फिर उससे कम, फिर ये आता है, और सबसे छोटा, सबसे लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है अराउंड 10 की पावर 36। इतना लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है, बहुत ही। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, ये कम से कम 100 गुना ज्यादा मजबूत होता है। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये तो मैंने बात करी काई की फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर के अंदर हैं, 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कम 100 गुना 100 टाइम्स होता है। कितना टाइम्स होता है? 100 टाइम्स ज्यादा क्या होता है? मजबूत होता है। तो ये तो मैंने काई की बात करी, इन चारों टाइप के फोर्सेस की, और उनमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सबसे वीक है। कॉपी कर लेंगे फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट का जो एक पार्ट है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, उसको समझेंगे हम। लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हटा रहे हैं यहां पे बोर्ड पे से। इसकी रेंज की भी अगर हम बात करें ना, तो इसकी तो 10 की पावर -15, इसकी तो बहुत लॉन्ग इंफिनिटी हो गई, इसकी भी 10 की पावर -15 -16 के अराउंड, और ग्रेविटेशनल फोर्स की भी 10 की पावर 38 बहुत ज्यादा होगी वो, ठीक है, बड़ी होगी उसकी 10 की पावर 38। चलो हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे काय के बारे में? यूनिफिकेशन। पहले तो यूनिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, फिर रिडक्शन के बारे में बताऊंगा। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? फिजिक्स में यूनिफिकेशन का मतलब होता है यूनिफिकेशन ऑफ वेरियस लॉज, ठीक है ना, वेरियस लॉज एंड थ्योरी इन, सॉरी क्या बोलेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ वेरियस लॉज एंड कॉन्सेप्ट ठीक है, इनटू सिंगल थ्योरी। क्या हुआ मतलब? देखो
इजी लैंग्वेज में, इसको आसान सी भाषा में अगर बोलूं ना, एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना क्या है, यूनिफिकेशन। एक ही थ्योरी से या लॉ से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना क्या है, यूनिफिकेशन। एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुई, मैग्नेटिज्म हुआ, मैग्नेटिज्म 12th में पढ़ोगे आप, लाइट, इन सभी को कंबाइन करके एक ही पार्ट के अंदर डाल दिया, सभी को एक ही के अंदर यूनिफाइड कर दिया, इसकी नाम क्या बोल दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी मैंने बताई आपको कि क्या होता है, अभी अपन ने ब्रांचेस की बात करी, वही चीज, अलग अलग थ्योरी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा एक ही पार्ट के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, तो ये चीज क्या हो गई, यूनिफिकेशन हो गया। काय का, लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को, मैग्नेटिज्म को, सभी को क्या कर दिया, यूनिफिकेशन कर दिया। जैसे ग्रेविटेशनल लो, एक ही लो है, F बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से एक्सप्लेन ये भी कर दिया। मोशन ऑफ काय का, मोशन ऑफ प्लेनेट्स का मोशन भी एक्सप्लेन करा, और इसमें फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट को भी क्या कर दिया, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो ये क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से क्या हुआ, एक्सप्लेन हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिफिकेशन। ये नोट कर लेंगे। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है, रिडक्शन, वो भी समझ लेते हैं हम। रिडक्शन को भी हटा दूं बोर्ड पे से, पॉज कर लेना एक बार, फिर पूरा लिख लेना, नोट कर लेना। यूनिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, सिंगल लॉ से, एक ही लॉ से बहुत सारे फिनोमिना, उसको क्या करना, एक्सप्लेन करना, यूनिफिकेशन कहलाएगा। जैसे ये एक एग्जांपल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करा, उन सभी का मतलब क्या होता है, यूनिफिकेशन। चलो बढ़ते हैं आगे अब थोड़ा सा। हाँ जी, अब अगला क्या आता है, रिडक्शन। रिडक्शन को क्या बोलूंगा मैं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स situation into small पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्से करके किसी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना क्या है, रिडक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, रिडक्शन मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज या फिर छोटे छोटे हिस्से करके समझाना किसी भी पार्ट को क्या कहलाएगा, रिडक्शन। मतलब एग्जांपल की अगर मैं बात करूंगा, कोई भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर, जैसे मान लो कि अगर एक यहां पे अगर एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम के ऊपर बाद में यहां पे क्या कर रखा है, इस पेंडुलम के ऊपर यहां पे, चलो यहां पे क्या कर रखा है, एक गन है, ठीक है, एक गन से यहाँ पे फायर करा है और यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक रखा है। तो जैसे ही फायर करूंगा तो ये इस बुलेट इसके ऊपर टकराएगी, ये टकराने के बाद ये पेंडुलम इसके ऊपर जाकर टकराएगा। तो इस पूरी सिचुएशन को जो एक्सप्लेन करेंगे ना हम, इसको जो एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर, पहले इतने हिस्से में एनर्जी को कंजर्व करेंगे, समझेंगे, फिर इतने हिस्से में समझेंगे। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन किसी एक ही सवाल के अंदर या एक चीज में है, तो उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में उनके कॉन्सेप्ट को तोड़कर उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। यही चीज क्या कहलाता है, रिडक्शन। यही चीज क्या कहलाता है, रिडक्शन।
कि छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उसको पूरा करना, उसको समझना, उस सिचुएशन को समझना क्या कहलाता है, फिजिक्स। तो चलो, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, होप आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को, जिससे जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स का चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, उन लोगों को समझ में आ सके और उन लोगों को मदद मिल सके। जब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू।